My dear viewers, welcome to the Sunrise classes. We will study about the relation and function in this video. पहले वीडियो में हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिलेशन होता क्या है। अब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशन और द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जैसे अगर कोई स्पेशल टाइप का रिलेशन है तो कब फंक्शन बोलेंगे? If A is the non-empty set and B is the non-empty set, that is the domain and codomain. All the element of the domain are related to the some element in codomain. या तो इसको ऐसे बोल लीजिए कि A के सारे एलिमेंट का इमेज अगर B में बन जाए तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे? फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। इन सब को थोड़ा सा जल्दी से समराइज करके फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे कि किस फंक्शन को ऑन बोला जाएगा और किस फंक्शन को ऑन टू बोला जाएगा। तो एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन है, वो इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका ग्राफ कैसा होता है? इस आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगर हम लोग कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, यहीं पे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन देख लें कि कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा? सेम वही फंक्शन ले लें कि एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये आपका डिफाइन कैसे है कि एफ एक्स इक्वल्स टू सी। इसका ग्राफ आपका ऐसे हो जाता है एफ एक्स इक्वल्स टू सी वेयर सी इज़ द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब अगर हम लोग दूसरी मॉडुलस की बात किया जाए तो आपका मॉडुलस फंक्शन में अगर हम फिर से वही रियल नंबर एक फंक्शन ले लें और ये डिफाइन कुछ इस तरह होता है। आपको याद होगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती थी? एक्स होती थी सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स कब होती थी? जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। मतलब मॉड एक्स की वैल्यू एक्स तब होगी जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, माइनस एक्स तब होगी जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। ये आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं सिग्नम फंक्शन पे। देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन में जो फंक्शन है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। सभी फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड होते हैं बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन हो गए? एफ एक्स इक्वल्स टू आपका 1 तब होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए ना। जीरो जब होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। -1 तब होगा जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, जीरो पे जीरो और एक्स पे -1। जैसा कि आप लोग इसका जानते हैं ऐसे कुछ बनता है इसका ग्राफ, -1 1 पे। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड होता है। रियल नंबर टू रियल नंबर बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, इस टाइप में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा जाता है। इस टाइप में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और जो वैल्यू ऑफ एक्स होती है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा ना। अब इस बात को समझ लीजिए जो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें कि एक नंबर लाइन ले लेते हैं ना, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ये नंबर लाइन हो गया 0 1 टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाइज राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन 1 2 3 एंड 4, और इधर ले लेते हैं -1 -2 एंड -3। अब अगर हम लोग 1 की बात करें तो यह ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, 2 की बात करें तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1.2 की बात करें तो 1.2 इस नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा? 1.2 इस नंबर लाइन पे यहाँ लाई करेगा कुछ इस तरीके से। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो होगा, मतलब इस वैल्यू से सबसे छोटा बड़ा इंटीजर। मतलब यहाँ से इस साइड लेफ्ट साइड का वो सबसे बड़ा सा इंटीजर कौन सा है ना। 1.2 के लेफ्ट साइड में 1.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो 1.2 से छोटा क्या होगा? सबसे बड़ा। ये सब के सब छोटे होंगे इधर, तो उस छोटे में सबसे बड़ा 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा?
1। अगर हम बात करें 1.23 का, तो 1.23 कहीं या तो 99 ले लेते हैं, 99 आपका कहीं यहाँ आएगा। अब यहाँ से सबसे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा? इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1 होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगी? 1। अब हम लोग निगेटिव में कुछ टर्म्स ले लें, जैसे अगर -1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो -1 आएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग -1.45 ले लेते हैं, -1.45, तो -1.45 आपका -1.45 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा कहीं ना, -1.45। अब यहाँ से सबसे छोटा, ये सब के सभी इधर के सभी नंबर छोटे होंगे, उन सभी छोटों में सबसे बड़ा नंबर -2 होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? -2 होगा ना। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये जो x होगा वह लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है, इस वैल्यू से लेस देन होगा या तो उसी के बराबर होगा। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि किस फंक्शन को हम लोग 1 बोलेंगे और किस फंक्शन को हम लोग ऑन2 बोलेंगे। इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो 1 और ऑन2 स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, 1 किस फंक्शन को हम लोग 1 बोलेंगे, या इसी 1 को इंजेक्टिव भी बोला जाता है, इंजेक्टिव, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं ऑन2, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं? ऑन2, जिसको सुरजेक्टिव भी बोला जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं? सुरजेक्टिव ना, इसको सुरजेक्टिव बोला जाएगा। 1 अगर कोई फंक्शन 1 हो या इंजेक्टिव हो और साथ ही साथ ऑन2 हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलेंगे ना। आप लोग ये याद रखिएगा कि जब कोई फंक्शन 1 होगा, ऑन2 भी होगा, तो उस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? बाइजेक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त ये काम आएगा कि ऐसे फंक्शन जो 1 भी हो जाएंगे और ऑन2 हो जाएंगे, उनको क्या बोला जाएगा? बाइजेक्टिव ना। तो अब ये प्रश्न उठता है कि किसको 1 बोलेंगे। ये देख लीजिए कि किसको आप 1 बोलेंगे। डेफिनेशन इसका क्या होगा? मतलब अ फंक्शन इज सेड टू बी द 1, वह फंक्शन 1 होगा। पहले इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं कि उस फंक्शन को हम लोग 1 बोलेंगे जब हम लोग किन्हीं दो सेट के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करें। टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B सच दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट A इज रिलेटेड टू सेट B डिस्टिंक्टली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी कोई हम ले लें 1 2 3, और सारे के सारे जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से रिलेट हो जाए, सेकंड से हो जाए, 3 से 3 हो जाए। इस सेट के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्टली अगर यहाँ पे रिलेट हो जाए, इसका इमेज यहाँ पे मिले ना, ऑल इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट लाइज इन अ सेट A प्रेजेंट इन द सेट B, ठीक है। मतलब A के सारे एलिमेंट का इमेज सेट B में हो जाए डिस्टिंक्टली, तब इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 ना। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, मतलब फंक्शन इज सेड टू बी 1 इफ द इमेज ऑफ अगर हम लोग इसको सेट इधर एक फंक्शन ले ऐसा कुछ डिफाइन कर देते हैं, f फ्रॉम x to y, तो अ फंक्शन f इज सेड टू बी 1 इफ इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट इन x इज डिस्टिंक्टली लाइज इन सेट A। मतलब कि इधर के सारे एलिमेंट का इमेज इधर मिल जाए। इफ द images of all the element of x, if the images of all distinct element of x, the images of all distinct element of x under किस मैप के थ्रू? अंडर f is distinct in y, तो क्या हो जाएगा? ऐसे हम लोग फंक्शन को 1 बोलेंगे। इधर के सारे एलिमेंट का इमेज अगर उधर मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। अब हम लोग ऑन2 देख लेते हैं।
ऑन टू किसको बोलेंगे? अब ऑन टू में सेम फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। अब एफ फ्रॉम एक्स टू वाई की अगर बात किया जाए तो अब हम लोग इस कोडोमेन की बात करेंगे। इस कोडोमेन मतलब इधर के सारे एलिमेंट किसी न किसी का इमेज हो, इधर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट इधर के किसी न किसी एक एलिमेंट के क्या होंगे? इमेज होंगे। मतलब कहने का मतलब ये, अगर इधर के सारे एलिमेंट जितने भी होंगे, ऑल एलिमेंट लाइज इन द सेट वाई आर इमेज ऑफ द सेट एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स, तो उस केस में इसको बोला जाएगा हमारा ऑन टू। ये फंक्शन क्या है? ऑन टू। 1 में था कि इधर के सारे एलिमेंट इधर से रिलेट करने चाहिए। मतलब कि अगर सपोज दैट इधर अगर 3 एलिमेंट ए बी सी और इधर है 1 2 3, 3 इमेज, एक 4 लेते हैं, 4 इधर ए बी सी डी ई। अब इस केस में अगर ई एलिमेंट छूट गया तो इस फंक्शन को हम लोग 1 बोल सकते हैं, बट ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी का इमेज हो, इनका इमेज हो यहाँ पे ना, मतलब इधर के सारे एलिमेंट का इमेज यहाँ पे मिले 1 के केस में, और ऑन टू केस में ये सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज हो। यही थोड़ा सा डिफरेंस है ना, मतलब इधर के सारे एलिमेंट अगर रिलेट हो जाएंगे तो कोडोमेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे कोई 5 एलिमेंट डाल दें और यह 5 ई से रिलेट कर जाए तो यह 1 भी है, ऑन टू भी, क्योंकि इधर के सारे एलिमेंट का किसी न किसी के इमेज हैं, यक्स के किसी न किसी एलिमेंट के ये इमेज है। इसके वजह से ये क्या हो गया हमारा ऑन टू, और ये 1 इसलिए क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्टली किसी न किसी के इमेज है ना, हर एक एलिमेंट का एक इमेज है, कोडोमेन है। तो ये आपका क्या हो गया? 1 हो गया ना। तो एक लाइन में इसको समझना है 1 ऑन टू को। ऑन टू का मतलब इधर के सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज होंगे। 1 का मतलब इधर के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका इमेज इसमें होगा ना, डिस्टिंक्टली। ये 1 हो गया, ठीक है। तो इसी को लिख देंगे, ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन साइड वाई इज इमेजेस ऑफ द एलिमेंट इन एक्स ना। इधर के सारे एलिमेंट किसी न किसी क्या हो, इमेज हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा? वो ऑन टू हो जाएगा। और यही दोनों अगर कोई फंक्शन 1 भी हो जाए और वो ऑन टू भी हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाइजेक्टिव। मतलब कि अगर बाइजेक्टिव की बात किया जाए, और फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, और फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, और फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ, और फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ it is 1 1 and onto both। अगर ये दोनों 1 और onto हो जाए कोई फंक्शन तो उस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? कि वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझा जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सेट ए जो है आपका, ये कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के स्टूडेंट का कलेक्शन हो गया, ठीक है, ये सेट है। और एक हम लोग वो डिफाइन कर दे रहे हैं क्या? फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर यहाँ पे ए ले लें, ए टू नेचुरल नंबर, एक फंक्शन डिफाइन कर दें। इस सेट से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कैसे? बाई कि एफ एक्स जो होगा, वेयर एक्स इज लाइज फ्रॉम ए, एक्स इज कम फ्रॉम ए, सेट ए, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एक्स। एक और यहाँ पे कह दे रहे हैं कि सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ना, बस 50 स्टूडेंट है उसमें, कलेक्शन ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ना। सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 50 स्टूडेंट
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th का एक सेट हम लोग बना रहे हैं। और यह सेट कैसे डिफाइन कर दिए, ए फंक्शन फंक्शन फ्रॉम ए टू नेचुरल नंबर बाई रिलेशन बाई डेफिनेशन। इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि जो एफ एक्स होगा वो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, जो क्लास एक्स के बच्चों का कुछ रोल नंबर होगा वहाँ पे डिफाइंड है। मतलब x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, और x कितने हैं 50 स्टूडेंट है। तो अब क्या ये 1 है क्या ऑन2 है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इधर के जितने भी एलिमेंट हैं 1 to 50 बच्चे होंगे ना, यहाँ से 50 स्टूडेंट लिए गए हैं किसी भी क्लास के, तो मतलब 0 तो हो नहीं सकता, बच्चे 1 से काउंट होंगे। तो 1 to 50 स्टूडेंट का जितने भी 1 से लेकर के 50 स्टूडेंट होंगे, हर एक बच्चे का रोल नंबर पे मिलेगा कि नहीं। इधर के जितने भी हमारे सेट होंगे 50 एलिमेंट, और यहाँ पे रोल नंबर का कलेक्शन है, तो कोई हर एक बच्चे का एक रोल नंबर होगा। मतलब यहाँ का 50 बच्चा, हर एक बच्चा का यहाँ पे इमेज मिल गया। तो क्या बताए थे, जब डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज यहाँ पे मिल जाए तो उस केस में वह फंक्शन क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे तो सारे बच्चों का रोल नंबर मिलेगा, तो ये आपका f क्या हो गया 1 हो गया, f इज़ 1। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या यह ऑन2 भी है, क्या ये ऑन2 भी है। तो अगर कोई फंक्शन ऑन2 न हो उसके लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल दे देना है कि अगर इस कंडीशन को कोई ऐसा एलिमेंट जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या जो ऑन2 के डेफिनेशन को या जो surjective के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, वो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं। अगर नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो नेचुरल नंबर में बस 50 तक ही नंबर्स नहीं होते हैं, इनफाइनाइट, इसको अभी तक हम लोग इनफाइनाइट सेट जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 51 की बात करें, अगर कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट ले लें 51, ये तो 50 बच्चे रिलेट हो गए रोल नंबर से, और 51 यहाँ ले लिया जाए, 52 ले लिया जाए, तो क्या 51 रोल नंबर वाला कोई बच्चा यहाँ पे होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं 50 स्टूडेंट ही लिए हैं। तो 51 यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ 51 नंबर वाला कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, या मोहन सोहन कोई भी यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका मतलब कोडोमेन के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है डोमेन में, मतलब ये 51 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। जब 51, 52 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो किसी के इमेज नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि दैट f इज़ नॉट ऑन2 ना। क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑन2 क्यों नहीं है, क्योंकि इधर के कुछ एलिमेंट बच जा रहे हैं जिनका जो कि इमेज नहीं है ना, तो आपका ये ऑन2 हो गया। सो ऑन2 नहीं है, सॉरी, सो f इज़ नॉट ऑन2, f इज़ नॉट ऑन2। तो आपका f क्या है ऑन2 नहीं हुआ, मतलब ये एक ऐसा फंक्शन था जो कि न 1 तो था बट ऑन2 नहीं था। इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि बाइजेक्टिव कब होता है जब दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड surjective बोथ, देन द फंक्शन इज व्हाट बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए कि कब हम लोग किसको ऑन2 बोलेंगे और किसको 1 बोलेंगे ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल आपका होगा नेचुरल नंबर से हम लोग ले लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब इसका डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, वो डोमेन क्या है नेचुरल नंबर। हाँ, एक बात और है कि जब भी किसी फंक्शन का रेंज अगर उसके फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे ऑन2। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर रेंज हम लोग ले लें, रेंज ऑफ f जो अगर उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाए, मतलब कि इधर के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 और इधर के जितने भी एलिमेंट है जो भी a b 1 2 3 ले लेते हैं, ये अगर इससे रिलेट कर गया तो ये आपके क्या है, ये आपका रेंज हो गया इस फंक्शन का। और ये फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट थे वो किसी न किसी के क्या थे इमेज थे। तो रेंज ऑफ f अगर कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं ऑन2 भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द कोडोमेन, इट मीन्स दैट फंक्शन इज ऑन2 फंक्शन ना। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं बाई f(x) इज इक्वल टू वाट, ले लेते हैं क्या 2x। अब इस फंक्शन को हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि यह फंक्शन 1 है कि नहीं है, ऑन2 है कि नहीं है। चलिए, अब इस फंक्शन का डोमेन क्या है नेचुरल नंबर। क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ना, अब एक और देख लीजिए कि कभी कभी 1 को या 1 को प्रूव करने का एक तरीका और है कि लेट कर लीजिए कि डोमेन में कोई दो एलिमेंट है x1 एंड x2। ये x1 and x2 are two element lies in the domain of the function and
इफ़ f(x1) लेट कर लीजिए कि फंक्शन f ऑफ x1 मतलब x1 का इमेज एंड x2 का इमेज दोनों इक्वल हैं, ये आप सपोज कर लीजिए लेट, इसको लेट कर लें फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि x1 और x2 दोनों बराबर थे तो इस केस में भी फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। कहने का मतलब ये कि कभी कभी 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं उस डोमेन से और उसके इमेज को इक्वल दिखा के उस एलिमेंट को इक्वल दिखा दें तो भी फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। क्योंकि इस केस में अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन के सारे डिस्टिंक्टली एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं को डोमेन से, मीन्स दैट फंक्शन इज 1 1 ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और दोनों कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 ले लें एलिमेंट तो 1 पे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, 1 रिलेट टू 2, 2 लेंगे तो 4 पे मिलेगा, 3 लेंगे तो 6 पे मिलेगा, 4 लेंगे तो 8 पे मिलेगा। ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड फ्रॉम द डोमेन टू को डोमेन। इसका मतलब ये तो 1 1 हो गया, लेकिन इस बात को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर देते हैं। जैसे लेट कर लें फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट नेचुरल नंबर इज व्हाट, दैट इज डोमेन। हम डोमेन से एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ये लेट कर लें कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, सपोज कर लिए। अब f ऑफ x1 मतलब जैसे हम लोग x1 एक डोमेन का एलिमेंट लेंगे या x1 इस फार्मूले से किस पे अप्लाई हो जाएगा, 2x1 इसको कर देगा। मतलब जैसे ये f इस पे x1 पे अप्लाई होगा इसको 2x1 कर देगा। यहाँ पे x1 पुट कर देंगे या तो बोल सकते हैं अप्लाई करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x1 इस रूल से। वैसे ही अगर यह f दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई होगा x2 पे तो ये क्या कर देगा 2x2। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, मतलब ये एलिमेंट इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पे आप बोल देंगे f इज 1 1, f इज 1 1 या f इज इंजेक्टिव, दोनों एक ही बात है ना। अब ये देख लेते हैं ऑन टू है कि नहीं। अब ऑन टू के लिए आपको क्या बताया गया था कि ऑन टू के लिए आप बताए थे कि इधर के सारे एलिमेंट ले लीजिए और दिखा दीजिए कि सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज है डोमेन के। अब इधर के सारे एलिमेंट लेना थोड़ा मुश्किल है ना, तो एक एक करके चेक करके हम ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कैसे ये आपका ऑन टू है या नहीं है। तो हम लोग एक काउंटर एग्जांपल लेकर यह प्रूफ कर दें कि ऑन टू है कि नहीं। जैसे हम लोग एक ले लें कोई एलिमेंट, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। लेट क्या 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में होता ही है, यह नेचुरल नंबर को डोमेन का मतलब 1 अगर यहाँ पे है तो क्या 1 के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा इधर नंबर मिलेगा जिसका इमेज इस फार्मूले से 1 पे जाए, इस रूल से 1 पे जाए। नहीं समझ में आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे 1 लेना है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा x है, इस डोमेन में कौन सा ऐसा x है जिसको यहाँ पे पुट कर दें और ये 1 दे दे। ऐसा कोई है यहाँ पे कि जिसपे कुछ 2 में मल्टीप्लाई करिए 1 आ जाए। कोई भी नंबर ऐसा है जो कोई भी हमको 2 का मल्टीपल बताइए जो 1 हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 1 इधर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो जिसका इमेज मतलब 1 किसी का इमेज नहीं है या 1 का प्री इमेज उसके डोमेन में नहीं है ना। तो इस बात को ऐसे आप लोग देख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देर इज नो एग्जिस्ट एनी x इन नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी x नेचुरल नंबर में नहीं हो सकता। या नेचुरल नंबर कौन सा है, डोमेन वाला, कोई भी x नेचुरल नंबर का नहीं हो सकता सच दैट कि आपका ये f(x) इक्वल्स टू 2x इक्वल टू 1 दे दे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कभी भी आप 2 में मल्टीप्लाई करें कुछ भी नंबर रखें तो 1 तो नहीं आ सकता है ना। इसका मतलब 1 एक ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया जो कि इधर रिलेट नहीं है किसी से, या 1 किसी का इमेज नहीं है। इसका मतलब यह फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं दिखाने के लिए एक काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट है, क्योंकि यह बोल सकते हैं कम से कम एक ऐसा तो एलिमेंट है इसमें जो कि किसी का इमेज नहीं है। इसका मतलब यह आपका ऑन टू नहीं हुआ, दैट फंक्शन f इज नॉट ऑन टू ना। अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू नहीं होता है। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, या तो आपको क्लियर ही हो गया होगा तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।